हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं, द गवर्नमेंट, द स्टेट एंड यू। सो इसके बारे में पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, गवर्नमेंट किस किस टाइप की होती है। अब है द गवर्नमेंट एंड यू। तो आपका और गवर्नमेंट का क्या रिलेशंस है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लेज द ट्रिपल रोल ऑफ प्रोटेक्टर। वो प्रोटेक्टर का रोल जो है प्ले करते हैं, प्रोवाइडर यानी कि पब्लिक वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, एंड रेगुलेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड जस्टिस। तो ये तीनों रोल जो है इंडिया की गवर्नमेंट प्ले करती है। एज एग्जाम्पल्स, द गवर्नमेंट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पीपल थ्रू पुलिस फोर्सेज। तो पुलिस फोर्सेज का यूज़ करके वो जो है लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड एजुकेशन फ्री फॉर चिल्ड्रन बाय बिल्डिंग स्कूल्स एंड हायरिंग टीचर्स, कंस्ट्रक्ट infrastructure like roads, bridges, railways and airports and take initiatives to ensure food safety। अब वो क्या करते हैं, जो बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए स्कूल बनाते हैं, टीचर्स को हायर करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, रोड ब्रिज वगैरह ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं और फूड सेफ्टी इंश्योर करते हैं। द अबव रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर एग्जीक्यूटिव थ्रू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये रोल एग्जीक्यूट कैसे होती है सारी चीज़ें, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। थाउजेंड्स ऑफ लॉज, मैनी लेयर्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो बहुत सारे लॉज हैं और बहुत सारी लेयर्स हैं जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होके जाते हैं। अ वास्ट ब्यूरोक्रेसी, एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है। एंड अ जुडिशरी। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन द नेक्स्ट सेक्शन। जुडिशरी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अगले सेक्शन में। ऑल ऑफ विच, अब ये सारी चीज़ें क्या करती है, हेल्प करती हैं ग्रेटली इन आवर डेली लाइफ, हमारी हर रोज़ की जो ज़िंदगी है उसमें। हाउ एवर यू माइट वंडर वाई, तो आप जो है वंडर कर सकते हैं क्यों। देन एंड आवर कंट्री एंड हर पीपल स्टिल फेस सो मैनी प्रॉब्लम, कि हमारी कंट्री अभी भी जो इतने फेस प्रॉब्लम को फेसेस क्यों करते हैं। एंड वाई डू वी स्टिल हेयर ऑफ केसेस ऑफ बाइबरी और करप्शन इन पब्लिक ऑफिस, और फिर भी जो है ये ब्राइब दी जाती है, तो इनकी केसेस जो है हमें क्यों सुनने को मिलते हैं। अगर इतनी सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट इस तरह से, इतने सारे लॉज हैं हमारे पास, तो क्यों होता है। सो वी स्टिल एनकाउंटर्स मैनी इश्यूज डेट नीड टू बी एड्रेस्ड। अब बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। पीपल इन डिफ़िकल्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं, लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी, जो पुअर क्वालिटी का होता है, इनएडिकेट एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स की जो है एक्सेस सबके पास नहीं जा पाती है, मतलब जिन लोगों के पास पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए, या चीज़ें हैं। हाउ डू यू मेक और हेल्प द गवर्नमेंट डू वट इज़ मेंट टू डू, तो आप किस तरह से गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं कि जिसके लिए वो बनाई गई है वो काम करे। हाउ डू यू एंश्योर डैट योर ग्रीवियंस विद द गवर्नमेंट आर एड्रेस, कि आपने जो गवर्नमेंट को कंप्लेंट की है वो गवर्नमेंट तक पहुंची है या गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो इस तरह की जो हैं कुछ आप बोल सकते हैं कि पोर्टल्स बनाए गए हैं जिसपे आप जो है अपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं वो बता सकते हैं। हेयर आर अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू, तो कुछ चीज़ें जो आप देख सकते हैं। ग्रीवियंस रिडर्सल, मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैव ग्रीवियंस रिडर्सल ऑफिस वेयर यू कैन फाइल योर ग्रीवियंस, जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ विजिलेंस कमीशन, उनके पास विजिलेंस कमीशन भी होता है, टू इन्वेस्टिगेट मैटर्स ऑफ करप्शन, जिसमें वो करप्शन के मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं। यू कैन अप्रोच दैम, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड केसेस ऑफ करप्शन, अगर आपको जो है करप्शन के कोई भी केसेस मिलते हैं तो आप उनके पास जा सकते हैं। टुडे देयर आर मैकेनिज्म लाइक द पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल, आजकल जो है बहुत मैकेनिज्म भी है, बहुत सारी चीज़ें पोर्टल वगैरह भी बन गए हैं, जैसे पब्लिक के लिए भी है ये वाला पोर्टल। वेयर वन कैन लॉज कंप्लेंट्स एंड ग्रीवियंस, जो कंप्लेंट डाल सकते हैं, ग्रीवियंस जो भी है वो आप यहाँ पर अपनी डाल सकते हैं। द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल रिस्पॉन्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, सो जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा वो आपको एक टाइम पीरियड के अंदर जो है उसका जवाब देगा। सेवरल स्टेट ऑल्सो हैव सच पोर्टल, तो ये बहुत सारी स्टेट में इस तरह के पोर्टल्स होते हैं। उसके बाद आता है आस्क द गवर्नमेंट फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस, तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है, एक्शंस लिए, इसके लिए भी आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंडिया हैज़ अ पावरफुल एक्ट कॉल्ड द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, तो इंडिया की एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है जिसको हम RTI भी बोलते हैं।
थ्रू विच वी कैन आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एक्शंस और पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें जो है हम गवर्नमेंट से उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि उन्होंने कोई भी काम जो है, कोई भी एक्शन क्यों लिया पब्लिक इंटरेस्ट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड आस्क अबाउट हाउ मच मनी स्पेंट ऑन बिल्डिंग रोड्स इन योर नेबरहुड, कि आपके अगर आसपास कोई रोड बना है तो उसको बनाने में कितने पैसे लगे. अ लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, और लिस्ट मांग सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स है जिनसे गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर सकती है, सच एज मेरिट स्कॉलरशिप. द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक द मेट्रो लाइन एक्सेट्रा, आप उनका स्टेटस जान सकते हैं कि कितना बना, कितना टाइम लगेगा, कब तक बनेगा. ऑफिशियल्स आर बाउंड, वो बाउंड होते हैं, उन्हें वो काम करना ही पड़ेगा टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर उन्हें आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी. एंड द इन्फॉर्मेशन ब्रिंग, और इन्फॉर्मेशन क्या करती है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लेकर आती है. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, ओपन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस, एक्सपेंडिचर्स एंड पब्लिक फंड्स एक्सेट्रा. तो उनके पास जो है ओपन एक्सेस होता है इन्फॉर्मेशन का, किसका, सिटीजन्स के पास. कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, पॉलिसी है, एक्शंस है, या कोई भी उन्होंने खर्च किया है, हर एक चीज़ की एक्सेस होता है और वो ईजिली उन चीज़ों को जान सकते हैं. तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है. अकाउंटेबिलिटी, अब जिसके पास ये पावर होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजंस एंड आर ओबिलाइज्ड टू आंसर देम. अगर कोई उनसे आंसर पूछता है उससे रिलेटेड आरटीआई के थ्रू, तो उन्हें जो है उनका आंसर देना पड़ेगा, कोई भी स्टेक होल्डर या पब्लिक अगर उनसे आंसर करते हैं तो. बगेपाली इज़ अ स्मॉल टाउन नियर बेंगलुरु, तो बेंगलुरु के पास छोटा सा टाउन है. सेवरल ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, सम गवर्नमेंट ऑफिशियल थॉट बगेपली वुड बी बेटर ऑफ विद डबल रोड्स एंड स्ट्रीट लाइट्स. तो उन्हें लगा कि अगर इस पर डबल रोड और स्ट्रीट लाइट होंगी तो ये अच्छा बन जाएगा. द वर्क वॉज कैरिड आउट इन अ वेरी अनप्रोफेशनल मैनर. अब बोला तो गया लेकिन वो काम सही ढंग से नहीं हो रहा था. मेकिंग ट्रैफिक मूवमेंट डिफिकल्ट, अब ट्रैफिक मूवमेंट उसमें बहुत डिफिकल्ट हो गया और बहुत सारे एक्सीडेंट्स उसमें होने लगे. अ लोकल सिटीजन ने क्या किया, एक आरटीआई दी टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंस अलॉटेड टू द वर्क, कि कितना जो है फाइनेंस इसको अलॉट हुआ है. आर्म्ड विद दिस इन्फॉर्मेशन, अब इस दिस इन्फॉर्मेशन से अ ग्रुप ऑफ सिटीजन कन्फर्टेड द कंसर्न ऑफिशियल. तो उनके जो ऑफिशियल थे जिसको भी वो चार्ज मिला था, उनके पास वो गए, उन्होंने क्वेश्चन पूछे. who later ensured that the road work was completed to the satisfaction of all concerned. So उसके बाद में जब वो उनसे गए, उनसे क्वेश्चंस पूछे, तो वहाँ पर लोगों ने क्वेश्चन पूछने के बाद जो ऑफिसर से या जो भी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इंश्योर किया कि रोड जो है सही से पूरा होगा, उसका जो है लेवल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी बना के रख दिया, तो ढंग से वो बना होना चाहिए और जो गिवन टाइम है उसी में. देन आता है यूज द मीडिया. राइट इन द प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अबाउट अ पर्टिकुलर इशू ऑन विच द गवर्नमेंट कैन टेक एक्शंस. सो राइट करना किसी प्रिंट पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी इशू पर जिसमें गवर्नमेंट एक्शन ले सकती हैं. मैनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे. यू कैन ऑल्सो यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. आप जो बहुत अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब, एक्स पहले क्या था, ट्विटर था, फेसबुक और इंस्टाग्राम, टू शेयर योर कंसर्न. आप जो अपने कंसर्न वहाँ शेयर कर सकते हो और किसी भी मतलब उससे रिलेटेड जो कोरस्पॉन्डिंग ऑफिशियल है उसको टैग कर सकते हैं. जैसे कि ये रेलवे का है, द ऑफिशियल एक्स अकाउंट टू रीच आउट टू इंडियन रेलवे एट रेलवे सेवा. उसके बाद आता है इंगेज थ्रू अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज एन एनजीओ, जैसे कि एनजीओ होते हैं. इंडिया हैज़ थाउजेंड ऑफ सिटीजन ग्रुप्स कलेक्टिवली टर्म्ड एज सिविल सोसाइटी, इन्हें सिविल सोसाइटी बोला जाता है, विच वर्क ऑन इश्यूज़, जो काम करते हैं कौन कौन से इश्यूज़ पे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, लिवलीहुड, वुमेन एम्पावरमेंट एक्सेट्रा. इस तरह की चीज़ों पे वो काम करते हैं. वन कैन ज्वाइन एनी ऑफ दोज, कोई भी इनको ज्वाइन कर सकता है और कोई भी अपना एक नया भी बना सकता है. टू पुश द गवर्नमेंट टू एड्रेस एन इशू यू कैन डीपली अबाउट. और आप जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हो, या मतलब नॉर्मली भी आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, आरटीआई से आप कोई भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. तो आप जो है पुश करते हो गवर्नमेंट को एड्रेस एन इशू, की वो उस इशू को एड्रेस करे, उसके बारे में बात करे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. Don't miss out, in 1970 the Kerala government planned a massive hydroelectric project in the Silent Valley. तो साइलेंट वैली में वो क्या करने वाले थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने वाले थे बहुत बड़ा, which would have submerged vast tracts of untouched evergreen forest and destroyed their immense biodiversity including much wildlife. अब इसमें क्या होता, बहुत सारा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट था जिसको कभी ने किसी ने टच भी नहीं किया होगा, वो ख़राब हो जाता, सबमर्ज हो जाता, और बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी आता. मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोबाइलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम
soon joined बाय हंड्रेड्स ऑफ साइंटिस्ट। तो बहुत सारे एनजीओज थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एक साथ आई, लोगों को एक साथ लिया कि इसका कंस्ट्रक्शन रुकना चाहिए। उनके साथ धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट जो थे, राइटर्स, पब्लिक फिगर्स, टीचर्स एंड लोकल विलेजर्स, वो लोग भी उसके साथ आए कि इसमें जो है ये नहीं होना चाहिए, साइलेंट वैली है, इसको जो है बहुत टाइम से, मतलब ये अनटच्ड है, इसको क्यों ख़राब करना, वो जैसे उसे रहने दो, वो नेचर है, हमारे नेचर को आप टच नहीं कर सकते। इवेंचुअली इन 1983, तो 1983 में क्या हुआ, अब 1970 में ये होने वाला था, प्लान किया था इन्होंने, ठीक है। 1983 में द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें इंटरवेन किया और उसके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद क्या हुआ, जो साइलेंट वैली थी उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, एंश्योरिंग इट्स लास्टिंग प्रोटेक्शन, ताकि इसको जो है कोई भी इस तरह से तोड़ने का या फिर उसे ख़राब करने का या वहाँ पे कुछ भी प्रोजेक्ट ना लेकर आए, उसके प्रोटेक्शन के लिए। राइट टू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, यू कैन राइट अ लेटर टू योर लोकल रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट सीकिंग एक्शन ऑन अ पर्टिकुलर इशू। आप जो है अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्टर या पार्लियामेंट्रीज में किसी को भी जो है लेटर लिख सकते हो, उनसे किसी इशू पर एक्शन लेने के बोल सकते हैं। नाउ वोट इन इलेक्शन, वंस यू आर ओल्ड इनफ टू वोट, तो आप जब 18 साल के हो जाते हैं वोट देने लायक, मेक श्योर, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेक श्योर करें कि आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एंड वोट इन लोकल, स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन, वो तीनों इलेक्शन में वोटिंग करेंगे, एंड देयर बाय हेल्प टू एंश्योर, और साथ में आप ये भी एंश्योर करेंगे कि आप हेल्प कर रहे हैं किस चीज़ में, डेट द लीडर हु केयर मोस्ट अबाउट द इश्यूज यू केयर अबाउट एंड हैव द बेस्ट प्लान फॉर देम आर इलेक्टेड टू ऑफिस, कि जो लीडर आपको लगता है कि आपकी इश्यूज़ की सबसे ज़्यादा केयर करता है जिस तरह से आप करते हैं, और आपके लिए उसके पास बेस्ट प्लान है आपके एरिया के लिए, आप लोगों के लिए, तो उसी को इलेक्ट करना है। Collect editorial for a few newspapers, read them in a small group, identify the topic on which they have opinion and how many are about government policies. सो जो भी इमेजेस आप लगाएंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ इमेजेस दी थी जो नहीं दिखाई दे रही हैं। इमेज 1 है हिंदुस्तान टाइम की फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में, दूसरी जो है हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात कर रही है, थर्ड जो है न्यूक्लियर पावर पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रही हैं। अब जुडिशरी द वॉच डॉग, द जुडिशरी इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का पार्ट है, डेट मेक श्योर, वो मेक श्योर करता है डेट एवरीवन फॉलोज द लॉ, कि सब लोगों फॉलो करें। इट सेटल्स डिस्प्यूट, लड़ाइयों को सेटल करता है, प्रोटेक्ट करता है लोगों के राइट्स को, एंड चेक वेदर द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट आर फेयर एंड जस्ट, और जो भी लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं वो सही है या नहीं, वो फेयर होने चाहिए, जस्टिस होने चाहिए। इन डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, इंडिया जैसी जो डेमोक्रेसी है, द जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होती है। इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं होती और पॉलिटिशियन से। दिस हेल्प्स कीप जस्टिस फेयर एंड इक्वल फॉर ऑल, तो वो उसको कंट्रोल नहीं करते, वो बिल्कुल फ्री होती है, और इसी वजह से जो हमारा जस्टिस है वो भी फेयर होता है और इक्वल रहता है। वट डज जुडिशरी डू, अब ये करती क्या है, सबसे पहले तो प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द लॉज, इट मेक श्योर दैट द लॉज आर फॉलोड प्रॉपरली, कि लॉ को सही से फॉलो किया जा रहा है। इंटरप्रेट्स द लॉ, इट एक्सप्लेन, अब ये एक्सप्लेन भी करती है कि लॉ का मतलब क्या है, एंड व्हेन द वर्डिंग इज कॉम्प्लेक्स और व्हेन पीपल डिसएग्री ऑन इट्स मीनिंग, जब लोग जो उसको नहीं मानते या वो समझ नहीं आता लोगों को, तो ये एक्सप्लेन करती है कि क्या है वो लॉ। प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको प्रोटेक्ट करती है, फ्रीडम देती है कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब दोनों ही चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट एंड फ्रीडम दी है उसको प्रोटेक्ट करता है। इफ़ फंडामेंटल राइट्स आर वोलेटेड, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट जो है वोलेट हुआ है, यू कैन गो टू द कोर्ट टू एड्रेस द वोलेशन, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू जुडिशियल रिव्यू, इट एक्ट्स एज अ रेफरी, ये एक रेफरी की तरह काम करता है। व्हेन द गवर्नमेंट और अदर ब्रेक द लॉ, कोई भी अगर लॉ ब्रेक करेगा तो जो जुडिशरी है वो एज अ रेफरी काम करता है, वो सही का ही साथ देंगे। वाई इज द जुडिशरी इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट क्यों है, सो द जुडिशरी प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ, वो लॉ की जो रूल है उसको प्रोटेक्ट करती है। डेट इज़ द आइडिया डेट एवरीवन मस्ट फॉलोज द लॉ, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सबको लॉ को फॉलो करना है, इवन द गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट भी हो। इट कीप्स अ चेक और on unfair actions, ensure law don't harm people rights and resolve conflicts peacefully, तो वो जो है चेक करेगा कि अनफेयर एक्शंस नहीं होने चाहिए, एंश्योर करे कि लॉ को किसी लॉ इस तरह से ना हो कि लोगों को उससे प्रॉब्लम हो, हार्म हो, उनके राइट्स छीने जाएं,
और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको पीसफुली रिजोल्व करते हैं। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एंड फेयर जुडिशरी, बिना कोई स्ट्रॉन्ग जुडिशरी के डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव। अगर अच्छी और फेयर जुडिशरी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी किसी भी जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकती। वी विल डेवल डीपर इनटू द जुडिशरी इन इंडिया इन ग्रेड 8। तो ग्रेड 8 में इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, अब ये क्या है, टायर कौन कौन से हैं? सो डू यू रिमेंबर दिस इमेज फ्रॉम ग्रेड 6? तो क्या आपको ये याद है? इट रिप्रेजेंट द 3 टायर। इसमें जो 3 टायर आते हैं, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकल विलेज या टाउन लेवल पर, देन स्टेट लेवल पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर। कांट वी हैव जस्ट वन लेवल टू डू फुलफिल ऑल द एक्शंस? क्या हमारे पास सिर्फ एक ही एक्शन हम नहीं ले सकते, या एक ही हमारे पास टायर नहीं हो सकता जो सारी चीज़ों को पूरा करे? सो इंडिया इज़ अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री विद ओवर 1.4 बिलियन पीपल, thousands of towns and villages, and many languages and cultures. As a federal country, India has 28 state and 8 union territory, and a single central government cannot meet the needs of all her people. अब इंडिया बहुत बड़ी और डाइवर्स कंट्री है, इतने लोग रहते हैं, बहुत सारे गांव और विलेजेस भी हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडिया में एग्जिस्ट करती है। 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, तो एक सिंगल गवर्नमेंट जो है हर एक की नीड को जो है फुलफिल नहीं कर पाते। Therefore, governance in such a large country must be decentralized as multiple level. तो इसीलिए जब इतनी बड़ी कंट्री होती है, इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को जो है डिसेंट्रलाइज किया गया है अलग अलग लेवल पर। जैसे कि स्टेट लेवल पर डिसेंट्रलाइज किया, फिर स्टेट में अलग अलग टाउन या विलेज लेवल पर। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ओनली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिर्फ 2 लेवल के लिए है, द यूनियन गवर्नमेंट जो कि एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और द स्टेट गवर्नमेंट जो हर स्टेट के लिए होती है। लोकल गवर्नमेंट सच एज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज वर नॉट सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल एट दैट टाइम। तो उस टाइम पर जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी या गाँव में जो पंचायत होती है, उनका कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल नहीं बनाया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही लेवल की गवर्नमेंट की बात की गई थी। देवर लिस्टेड अंडर द स्टेट लिस्ट, इनको जो है बाद में स्टेट लिस्ट के अंदर ही डाल दिया गया। विच मीन्स डेट स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड हाउ दे वर्क। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी। नाउ ऑन वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वोज। अब एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, द स्टेट शेल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडोज देम विद सच पावर एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्टेट जो है जो ऑर्गेनाइज करती है पंचायत, और इस तरह से जो भी मतलब उनके पास पंचायत है या म्यूनसिपैलिटीज़ है, तो उनको इस तरह की पावर देंगे या अथॉरिटी देंगे कि जब भी ज़रूरत होगी तो वो एज अ सेल्फ गवर्नमेंट जो है फंक्शन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इन द अर्ली 1990 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, उसको फिर से चेंज किया गया टू क्रिएट द पंचायती राज सिस्टम। तो 1990 में क्या आया? पंचायती राज सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ म्यूनसिपैलिटी फॉर टाउन्स एंड सिटीज़, और टाउन एंड सिटी के लिए म्यूनसिपैलिटी, गांव के लिए पंचायती राज। टुगेदर दीज मेड लोकल गवर्नमेंट द 3rd टायर। अब इन सबको मिलाकर लोकल गवर्नमेंट क्या बन गई? 3rd टायर बन गई इंडिया के डेमोक्रेसी की। द अदर 2 बीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, और पहले दोनों से कौन से थे? एक यूनियन है और सेकंड टायर है वो स्टेट गवर्नमेंट है। दिस वॉज डन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट। अब ये क्यों किया गया था? ताकि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट यानी कि बिल्कुल शुरुआत से ही बहुत स्ट्रेंथन करके चला जाए। एंड अनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग, और लोगों को जो है अनेबल किया जाए कि वो जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में। अब डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? सो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स दैट पावर एंड डिसीजन मेकिंग आर स्प्रेड आउट एंड नॉट कंसेंट्रेट इन जस्ट वन प्लेस और स्मॉल ग्रुप। तो इसमें ये होता है कि वो एक ही जगह पर पावर कुछ ही लोगों के हाथ में नहीं है, हर जगह थोड़ी थोड़ी दे दी गई है, हर जगह की हर गवर्नमेंट के पास थोड़ी थोड़ी पावर है। लोकल प्रॉब्लम शुड बी सोल्व लोकली। अब जो लोकल प्रॉब्लम है वो लोकली सोल्व होनी चाहिए, जो बड़े इशू है वो हायर लेवल गवर्नमेंट में सोल्व होंगे, सच एज जो कि सेंटर और स्टेट से रिलेटेड होंगे। नाउ इफ़ अ स्ट्रीट लैम्प इन योर नेबरहुड, आपके नेबरहुड में स्ट्रीट लैम्प टूट जाता है तो आप किससे जो है कॉन्टैक्ट करेंगे? अगर विलेज का रोड जो है रिपेयर नहीं हो रहा तो लोकल पीपल जो है कहाँ पर जाएंगे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे? नहीं, आप अपने आसपास के लोगों के पास जाएंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो विलेज के जो सरपंच हैं उनके पास जाएंगे, और शहर में रहते हैं तो म्यूनसिपैलिटी के पास जाएंगे। आप स्टेट गवर्नमेंट के पास या लोकल गवर्नमेंट के जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास नहीं जाएंगे।
नेक्स्ट, व्हाट माइट बी द रीजन दैट डिसीजन रिगार्डिंग लोकल कंसर्न शुड बी टेकन लोकली टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो लोकली क्यों लेना चाहिए कोई भी डिसीजन अगर वो लोकल चीज़ों से आसपास से जो है रिलेटेड है। सो द डिसीजन रिगार्डिंग लोकल कंसर्न शुड बी टेकन लोकली टू द एक्सटेंट पॉसिबल बिकॉज पीपल इन नियर बाई एरियाज, क्योंकि जो आसपास के एरियाज में जो लोग हैं आर मोर अवेयर ऑफ द नीड्स, प्रॉब्लम एंड इश्यूज, क्योंकि वो ज़्यादा अवेयर है उन चीज़ों के बारे में। लोकल मैटर्स कैन बी सोल्व बेटर विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉमन पीपल सिंस दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, पॉसिबल सोल्यूशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज, क्योंकि उन्हें पता होता है प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या हो सकते हैं और उनके पास रिसोर्सेज क्या हैं। People know about issues like water shortage, broken roads और cleanliness better than officials far away। और ऑफिशियल तो अपने ऑफिस में बैठे, उसे क्या पता कि वहाँ की दिक्कत क्या है, तो वहाँ के लोग या लोकल पीपल अथॉरिटी होगी तो वो उसको अच्छे से समझ सकती हैं। So their decisions are more suitable. Local governments can act faster because they are nearby, which helps solve problem quickly without waiting for higher authorities. दिस ऑल्सो स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करता है क्योंकि ये जो है ग्रेट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेट हो रहा है, तो इससे डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होती है। सो जनरली डिसीजन रिगार्डिंग लोकल मैटर्स आर टेकन एट लेवल क्लोजेस्ट टू द पीपल। सो इससे हमें क्या पता चला कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कैसी होती है, जो भी लोग क्लोजेस्ट होंगे उनके, जो पार्टी उनके क्लोजेस्ट होगी या फिर जो गवर्नमेंट उनके क्लोजेस्ट है उससे वो बात करेंगे। Tasks that can be performed locally should be left in the hand of the local people and their representative. So जो भी काम जो लोकली होने हैं वो लोकल लोगों के हाथ में होने चाहिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में। द लोकल म्यूनसिपल बॉडी कैन डू इट फास्टर, क्योंकि जो म्यूनसिपल बॉडी है वो उसको जल्दी कर सकती है। बट इफ़ द कंट्रीज डिफेंस इज एट स्टेक, लेकिन अगर हो कि ऐसा है कि कंट्री का, देश का जो सुरक्षा है वो ही खतरे में है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरा का पूरा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? मोर डेमोक्रेटिक, पीपल गेट अ चांस टू बी मोर इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट आफ्टर देयर डेली लाइव्स, दैट इफेक्ट डेली लाइव्स। ठीक है, क्योंकि वो जो है लोगों को चांस मिलता है ज़्यादा कि वो हर डिसीजन मेकिंग में पार्ट कर पाए। बेटर नॉलेज, लोकल लीडर्स नो द एरिया, इट्स नीड्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ पीपल बेटर देन डिस्टेंट ऑफिशियल। तो लोकल लीडर्स के पास जो है वो एरिया है, मतलब जो जिस एरिया के वो हैं, लोकल लीडर जो होंगे उन्हें उनकी ज़रूरत, ट्रेडिशन और लोगों के बारे में ज़्यादा पता होगा, जबकि दूर बैठे ऑफिसर्स की बजाय। स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट विद पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी कैन बिकेम लाइवली प्लेसेस वेयर पीपल पार्टिसिपेट, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और लीडर जो है रिस्पॉन्सिबली वर्क करेगा। लोकल डिस्कशन, लोकल इश्यूज जैसे कि वाटर सप्लाई, रोड एंड स्कूल्स, ये डिस्कस किए जा सकते हैं और लोग जो है मिलकर इनके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन भी लेकर आ सकते हैं, जो हर रोज़ की जो उनकी इश्यूज़ हैं उनको भी वो जो है सोल्व कर सकते हैं। मोर अकाउंटेबिलिटी, वेयर लीडर आर क्लोजर टू द पीपल, अब लीडर जो है वही उन्हीं के गांव में रहेगा या उन्हीं के आसपास रहेगा, सो उनके लिए ईजियर हो जाता है उनसे क्वेश्चन करना, भाई ये काम क्यों नहीं है, ऐसे क्यों नहीं है। आस्क फॉर आंसर, आंसर के लिए पूछना, एंड मेक श्योर दैट दे डू देयर जॉब, और मेक श्योर करना कि वो अपना काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्ट्रॉन्गली बिलीव्ड इन लार्जली सेल्फ सफिशिएंट विलेज गवर्नमेंट्स कॉल्ड ग्राम स्वराज। तो वो जो है इस जो डिसेंट्रलाइजेशन था कि पावर को डिवाइड कर देना चाहिए, और जो विलेज गवर्नमेंट थी, ग्राम स्वराज जिसे बोलते थे, उसमें वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उन्होंने बोला भी है, माई आइडिया ऑफ विलेज स्वराज, कि मेरा जो आइडिया है विलेज स्वराज का, इट इज़ अ कंप्लीट रिपब्लिक, वो पूरा रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंट है अपने नेबर से, फॉर इट्स ओन विटल वॉन्ट्स, जो वो चाहते हैं उनके लिए, एंड येट एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है, फॉर मैनी अदर्स इन विच डिपेंडेंस इज नेसेसिटी, जहाँ पर डिपेंडेंस ज़रूरी है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? लुक्स आफ्टर मैटर रिलेटेड टू द होल कंट्री, जो पूरी कंट्री से रिलेटेड मैटर हैं उनमें वो देखते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कॉन्ग्रुएंट सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन एंड मैरिज। स्टेट गवर्नमेंट टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ पीपल इन ईच स्टेट, जैसे कि पुलिस, लैंड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन इन द स्टेट, ये सब स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। लोकल गवर्नमेंट वर्क इन विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़ एंड सोल्व लोकल प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, लैंड, एग्रीकल्चर, वाटर, ड्रेनेज, स्ट्रीट लैम्प, पार्क एक्सेट्रा। नाउ द वर्क ऑफ द 3 लेवल ऑफ द स्कूल, अब इनका काम क्या है एजुकेशन सिस्टम में जो है, ये 3 लेवल कौन कौन से हैं? सो इन इंडिया स्कूल आर नॉट मैनेज बाय अ सिंगल पर्सन और ऑफिस, सिंगल एक इंसान या एक ऑफिस जो उसे मैनेज नहीं कर पाता। लेट अस सी हाउ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्ले डिफरेंट, तो अलग अलग गवर्नमेंट जो क्या क्या रोल प्ले करती है, येट इंटरकनेक्टेड, और फिर भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
रोल्स टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड गेट देयर राइट टू एजुकेशन, ताकि हर एक बच्चे को अपनी जो एजुकेशन का राइट है वो मिल पाए। लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट फॉर द होल कंट्री, पार्लियामेंट है पूरी कंट्री की, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव हर स्टेट की है। इनका काम क्या, लॉ बनाना, फॉर स्कूल्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट वगैरह ये सब करना, और बजट को अप्रूव करना। ऑल स्कूल्स मस्ट हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये सब जो है लॉ कौन बनाते हैं, ये लेजिस्लेटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट मेंबर्स, मिनिस्टर एट यूनियन एंड स्टेट लेवल। अब ये क्या करते हैं, गाइड पॉलिसीज, रूल बनाते हैं, जैसे समग्र शिक्षा, पीएम पोषण योजना, बजट फॉर टीचर ट्रेनिंग, ये सब। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, नॉन इलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ऑफिसर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर में। अब इनका काम क्या होता है, इंश्योर करना कि जो लॉ बनाए गए हैं वो फॉलो हो, लाइक स्कूल के पास जो है सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, एंड इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग, ये सब काम वो करते हैं। देन जुडिशरी, गार्जियन ऑफ लॉ, जैसे कि एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर। अब इनका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना है, राइट, बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और एक्शन लेना है अगर कोई उन राइट्स को नहीं मानता है तो। सो एनसीपीसीआर, नेशनल काउंसिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एससीपीसीआर, स्टेट काउंसिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। It has been more than 75 years since India became a republic. During this time, we had many government at the national, state and local levels. Many policies and programs have been designed and implemented. We have came a long way by increasing literacy of our people, improving roads, trains and airports, and strengthening communication systems such as the telephone and the internet. But we still have a long way to go in addressing India's challenges. हैव अ क्लास डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, तो इस पर आपको क्लास डिस्कशन करना है। फर्स्ट है, लिस्ट 5 मेजर अचीवमेंट ऑफ आवर कंट्री इन इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन योर विलेज, टाउन और सिटी, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेड दिस पॉसिबल एंड हाउ। सो 5 मेजर अचीवमेंट ऑफ आवर कंट्री इन इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, तो क्या क्या है, बेटर रोड एंड ट्रांसपोर्ट, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट बिल्ट एंड मेंटेन रोड इम्प्रूविंग डेली ट्रैवल, clean drinking water, municipal bodies set up water supplies system and pipeline, electricity for all, central and state government expanded power network to every home, improved healthcare, government hospitals and health centers were strengthened by state and central scheme, school and scholarship, state and central government opened school and provided support to make disease education accessible. ईच अचीवमेंट बिकेम पॉसिबल, हर एक अचीवमेंट जो है पॉसिबल हो जाती है कोऑर्डिनेटेड वर्क बिटवीन लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, डिपेंड करता है सर्विस पर। लिस्ट 5 प्रॉब्लम दैट ऑर्डिनरी पीपल फेस फ्रीक्वेंटली, एट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड दीज बी एड्रेस्ड एंड हाउ। सो 5 प्रॉब्लम्स दैट ऑर्डिनरी पीपल फेस फ्रीक्वेंटली एंड दे कैन बी एड्रेस्ड आर ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम, तो लेवल हो जाएगा लोकल गवर्नमेंट, किस तरह से प्रमोट करना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, इंश्योर करना है प्रॉपर पाइपलाइन, इंस्टॉल वाटर एटीएम इन मार्केट्स, रिपेयर लीकिंग पाइप्स एंड मेंटेन रेगुलर वाटर सप्लाई। इश्यू ऑफ गार्बेज, तो लेवल क्या होगा लोकल गवर्नमेंट, अगेन रेज पब्लिक अवेयरनेस, एम्प्लॉय मोर सैनिटाइजेशन वर्कर्स, इम्प्रूव वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स एंड इम्पोज स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर लिटरिंग। ट्रैफिक जैम, सेम लोकल गवर्नमेंट और स्टेट ट्रैफिक पुलिस, raise awareness about road safety, improve traffic signals, upgrade and expand public transport, introduce measures like odd even, build flyovers and deploy traffic police at busy junction. Women safety, state government increase patrolling, install CCTV cameras, set up women helpline and ensure quick emergency response. High pollution level, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आएंगे। एनफोर्स पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, चेक इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स, मॉनिटर एयर क्वालिटी एंड प्लांट मोर ट्रीज टू इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। नाउ अब चैप्टर कंप्लीट होने से पहले कुछ देख लेते जो जो हमने पढ़ा। द स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर डिफरेंट, दोनों अलग हैं, बट सम टाइम द टर्म, ये टर्म जो है इंटरचेंजेबल है। द स्टेट इज़ अ लार्जर कॉन्सेप्ट, वो बड़े कॉन्सेप्ट में लिया जाता है, डेट इंक्लूड, जो इंक्लूड करता है किसी सिटीजन की को किसी कंट्री के टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इट इज़ अ सेवरीन। एग्जाम्पल, इट हैज़ इंडिपेंडेंस, इसके पास इंडिपेंडेंस है, अपने लॉ बना सकता है बिना किसी आउटसाइड कंट्रोल के। इट हैज़ गवर्नमेंट, उसके पास गवर्नमेंट है जो लॉ बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को टू रन अ कंट्री।
अ रिपब्लिक, एक रिपब्लिक क्या है, फॉर्म है गवर्नमेंट का वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, जिसमें हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा, रादर देन बीइंग अ किंग और क्वीन, एक किंग और क्वीन के बजाय, हु इनहेरिट्स पावर, जो पावर को इनहेरिट करता है। इन अ रिपब्लिक, रिपब्लिक में क्या होता है, द पावर ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, जो पावर होती है हेड ऑफ स्टेट की वो लिमिटेड होती है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से और लॉ से। द थ्री पिलर और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट आर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो ये जो है तीन पिलर होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, पिलर्स या ऑर्गन्स आप बोल सकते हैं। इन इंडिया देयर आर ऑल्सो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में भी 3 है, यूनियन, स्टेट एंड पंचायत या म्यूनसिपैलिटीज। द Constitution of India forms the fundamental and basic framework for the structure of government. It ensures that there are checks and balance, की check और balance होना चाहिए among the 3 organ of the government. It also ensure, ये ensure करता है that the 3 level of government एक साथ काम करे for the people बिना किसी excessive centralization के। मीडिया भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। इट कीप्स द सिटीजन इन्फॉर्म्ड एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कशन एंड डिबेट। ये जो है सिटीजन्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है वो जहाँ पर वो डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिन्हें हम एनजीओज बोलते हैं, वो भी एक क्रिटिकल रोल जो है प्ले करते हैं इश्यूज़ को रेज करने में, एंड ऑल्सो वर्किंग विद गवर्नमेंट टू सोल्व देम, और हमेशा जो उनके इश्यूज़ को जो है गवर्नमेंट को जो मतलब वो रेज करते हैं ताकि गवर्नमेंट का ध्यान उनके ऊपर जाए और इश्यूज़ को सोल्व करें। द परमानेंट एग्जीक्यूटिव कंसिस्टिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, वो सिविल सर्वेंट्स को क्या करते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जिसमें सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और पॉलिसीज़ जो होती है डिवाइज होती हैं बाय द गवर्नमेंट, जो पॉलिसीज़ और लॉ गवर्नमेंट बनाती है उनको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। नाउ इवन डेमोक्रेसी इज अ रिपब्लिक, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। So the statement even democracy is republic is false. A democracy is a system of government. ये गवर्नमेंट का सिस्टम है जहाँ पर पीपल इलेक्ट करते अपने लीडर को एंड पार्टिसिपेट करते डिसीजन मेकिंग में। However, a republic is a type of government. वो एक तरह की गवर्नमेंट है where the head of state, जिसमें हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होता है। इन अ रिपब्लिक कंस्टिट्यूशन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ रूलर टू प्रिवेंट, ताकि वो मिसयूज ना करे अथॉरिटी का। दिस मीन्स डैट वाइल अ कंट्री कैन बी बोथ डेमोक्रेसी, एक कंट्री जो है डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों हो सकती हैं, नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर रिपब्लिक। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड यूएस आर बोथ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक बिकॉज उनका जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, बट कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, कनाडा एंड स्वीडन ये डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी भी एक किंग और क्वीन है एज द हेड ऑफ स्टेट। Therefore, while every republic is a democracy, not every democracy is necessarily be a republic. Give 2 reasons why decentralization is important in India. So decentralization is important in India for the following reason. First, India is extremely large and diverse country. There are 28 states, 8 union territory and 140 plus crore people and 100 of languages and culture. One single government cannot handle all needs. Local governments understand local issues better and can provide faster and more suitable solutions. Decentralization increase people's participation in democracy through panchayats and municipalities. More than 30 lakh local representatives participate in governance. This allows people to directly influence decisions that affect their daily lives. Imagine you are a part of your school student council. The council work like a mini parliament. It has member elected by student, debates issues and make decision. So in this context, do you think it would be better if the council president make all the decision or if the power is to be shared among all the members? So if only the president decide everything, it may lead to unfair or one-sided decision. It is better if power is shared. अगर power को share किया जाए सारे members में of the student council, when everyone participate, जब सब participate करेंगे, decision जो है ज़्यादा fair होगा and represent होगा idea of all the student. Should the student council have the power to make rules about the food you eat or the language you speak? So no, the student council should not make rule. तो उन्हें rule नहीं बनाना चाहिए about the food of student eat and language they speak. These are personal choices and should be respected. Such matters should be left to individual student because food habits are influenced by the culture and the diversity of the population. Democracy gives everyone to freedom to choose and respect these choice is an important part of a democratic structure. Even linguistic diversity is the spirit of our country, and everyone should have the freedom to speak the language they are comfortable with.
Now, what can go wrong if the student council is the most powerful body in your school and no one questions its decision? So, a school is an example. एक स्कूल जो है एक मिनी डेमोक्रेसी का और डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, वे स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कटिंग अक्रॉस स्टेट रिलीजन एंड रीजन comes together. If the student council become too powerful and no one question it, several things can go wrong. क्या क्या हो सकती हैं? It may make unfair rules that favor only a few students, ignore the needs and opinion of others. Without check and balance, such decision can be become harmful or biased. Therefore, it is important that power is shared, कि पावर को शेयर किया जाना चाहिए इन द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल के डिसीजन है उनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि फेयरनेस को और क्वालिटी ऑफ फॉर ऑल स्टूडेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके. नाउ थिंक अबाउट दीज रियल लाइफ सिचुएशन इन relation to India's democracy. Should the parliament be the most powerful institution in the country? Why or why not? So parliament represent the will of the people through elected representative. So it should hold significant power in making laws that address public needs. However, it cannot be all powerful. Its authority must operate within the limits such set by the constitution. The judiciary act as a check of the ensure that parliament does not misuse its power. Therefore, maintaining a balance of power among institutions is essential for a healthy democracy. शुड द पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक एनी लॉ इफ इट वॉन्ट्स, की जो भी चाहे वो भी रूल जो है वो बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, चाहे वो आपके अफेक्ट करें आपके राइट्स को. सो नो, पार्लियामेंट शुड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर टू मेक एनी लॉ इफ वॉन्ट्स. It is one of the organ of the government and must function under the guidance of constitution and the principle of separation of power. तो ये जो है गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है और उसको उसी तरह से काम करना है और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में इसको गाइडेंस दी गई है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है. एट द सेम टाइम पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन द अथॉरिटी, उनके पास अथॉरिटी है कि वो वर्क करेंगे लोगों के वेलफेयर के लिए. सो एनी लॉ इट मेक शुड एम एट ओवरऑल बेनिफिट एंड वेलबिंग ऑफ सोसाइटी. तो जो भी लोग ये बनाएंगे इनका मेन एम क्या होता है कि सबको बेनिफिट हो और सब सोसाइटी का वेलबिंग हो. नाउ व्हाट कुड गो रॉन्ग इफ लॉ मेकिंग हैज़ नो लिमिट. अगर वो लॉ मेकिंग का कोई भी लिमिट ही ना हो तो क्या क्या अनफेयर हो सकता है. सो इफ़ लॉ मेकर हैव नो लिमिट्स, कोई लिमिट नहीं होगी, बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं. दे में मेक लॉ डेट फेवर वन ग्रुप, वो एक ही ग्रुप को फेवर करने वाला लॉ बनाएंगे जबकि दूसरों को इग्नोर करेंगे या हार्म हो सकते हैं. Such unrestricted power can also lead to laws that take away important freedom. वो important freedom को उनसे ले लेंगे, like the right to speech and equality की जो है. लीडर में मिसयूज़ देयर अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करेंगे. एक डिक्टेटरशिप लाइक सिचुएशन वहाँ बन जाएगी जिसकी वजह से सिटीजन जो है अपना ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट में खो देंगे. The same group may continue to hold power, preventing other from participating in the decision making process. ये भी हो सकता है कि वही पावर को अपने पास रखेंगे, दूसरों को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना देंगे. इन एडिशन करप्शन और माल प्रैक्टिसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी और इंस्टेबिलिटी सोसाइटी में ज़्यादा होगी. Who is more powerful in India, the Parliament or the Supreme Court? So neither the Parliament nor the Supreme Court is absolutely more powerful. कोई नहीं है. They are important part of the government. ये important part और function करते हैं according to the principle of separation of power. तो उसी के according ये काम करते हैं. Each institution has a distinct role and act as a check on the other wings of the government. Parliament has given the power to make law for the country and Supreme Court कैन रिव्यू दोज लॉ, उनको देख सकते हैं, स्ट्राइक देम डाउन इफ दे वोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट अथॉरिटी है एंड बोथ पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट उनको फॉलो करना है कॉन्स्टिट्यूशन को. नाउ आस्क योर पेरेंट और गार्जियन हाउ दे इंगेज्ड विद द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट ईयर. मेक अ लिस्ट एंड क्लासीफाई द आइटम्स बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे हैड टू वर्क विद. सो इन अ डेमोक्रेसी like India, citizens interact with different level of government for various everyday needs and services. Some works are done efficiently, but most of time people have to face many challenges. Central government. My parents interacted with the central government for services like updating Aadhaar detail, applying for a passport, banking detail, other related tasks. While some प्रोसेसेस वर कन्वीनियंट, दे ऑल्सो फेस्ड चैलेंजेस, वो चैलेंज फेस करते हैं जैसे कि टेक्निकल इशू ऑन ऑनलाइन पोर्टल, लॉन्ग वेटिंग टाइम एट आधार सेंटर्स, स्लो एंड इनएफिशिएंट बैंकिंग प्रोसीजर्स एंड कन्फ्यूजन अबाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. स्टेट गवर्नमेंट से क्या है,
With the state government, my parents engaged in the tasks such as making and reviewing a driving license at the RTO, getting a new electricity connection, नए house के लिए, school admission and other related services. The difficulties they encountered, तो difficulty जो encounter करते हैं include long queues, लंबी जो lines होती हैं उस time पे, repeated visit due to the incomplete paperwork and delays in receiving approval or correction. Local government. At the local level, my parents deal with responsibilities such as paying property tax, obtaining a child's birth certificate, managing garbage collection and requesting sanitization service. चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? स्लो रिस्पॉन्स होता है म्यूनसिपल डिपार्टमेंट्स का, लैक ऑफ क्लियर इन्फॉर्मेशन होती है, और जो कंप्लेंट्स होती हैं वो रिजोल्व होने में बहुत टाइम हो लगता है, डिले होती हैं. सो इसके साथ ही आपकी ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.